हेलो भाई सभी को। तो भाई आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एस्टेट पीआरटी का प्रीवियस ईयर पेपर जो लास्ट ईयर 2022 में हुआ था। तो इस क्लास में हम इस पेपर के 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन तो जो आपके कॉमन सेक्शन यानी कि 90 मार्क्स में आते हैं और जो बाकी 30 क्वेश्चन जो आपके अलग से आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है क्लास एक पार्ट में ना पूरी हो, तो उसके लिए जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं सेकंड क्लास को। इसके अलावा जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी, उसके लिए आप उसे ज्वाइन करें, उसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ फिर क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्ट थर्ड जो कॉमन सेक्शन है जिसमें 10 मार्क्स का मैथ आता है, उसको हम लेके चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 61, √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इन्फिनिटी ये किसके बराबर आएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये दो तरह से पूछा जाता है, तो आपने इस क्वेश्चन की पहचान कर लेनी है। इस क्वेश्चन की पहचान क्या है, इसमें रूट के अंदर रूट के अंदर रूट ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक ये कंटिन्यूअसली चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन प्लस में भी आ सकता है, ये माइनस में भी आ सकता है। तो कैसे करना है सोल्व, आपने इस नंबर के दो टुकड़े बनाने हैं और ऐसे दो टुकड़े जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो ये नंबर आना चाहिए। देखो 3 2 जा 6 आ गया। एक बच्चे के मन में आ सकता है कि सर जी 6 × 1 भी 6 ही होता है। बिल्कुल, ये भी दो टुकड़े हो सकते हैं इसके, लेकिन यहां पर जो दो टुकड़े बनाने हैं उनमें एक खासियत होनी चाहिए, क्या कि इनका जो गैप है, इनका जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। क्लियर है ये बात। देखो यहाँ पे तो डिफरेंस 5 का है ना, 6 और 1 में 5 का गैप है। तो आपने ऐसा नहीं बनाना, ऐसा बनाना जिसमें गैप कितने का हो, 1 का हो। ठीक है, इसके बाद अगर क्वेश्चन प्लस का है तो आप बड़े वाले नंबर को आंसर लिखेंगे, और अगर यहाँ क्वेश्चन में माइनस होता सारी जगह तो फिर आप छोटे वाले नंबर को आंसर करेंगे। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर 1 ये इसका जवाब होगा। ठीक है, तो बिना पेन चलाए हो सकता था, हालांकि इसमें एक टाइप और बनती है जिसमें इस नंबर के ऐसे दो टुकड़े नहीं बनते जिनका गैप 1 का हो, तो वो कभी फिर आगे आएगा तो उसको समझाऊंगा, क्योंकि आज कराऊंगा तो फिर क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आज सिर्फ पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी के साथ फिर सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का। क्या है क्वेश्चन देखिए, 4000 रुपए पर चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा जबकि दर 5% वार्षिक एवं 2 वर्ष का समय हो। What will be the difference between CI and SI on a sum of ₹4,000 for 2 years at the rate of 5% per annum? तो देखो भाई इसको कैसे करना है, इसके लिए आप CI और SI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस का फॉर्मूला है वो आप याद रखें, वो होता है PR² अपॉन में 100²। ये 2 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, इसी के साथ हम 3 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ये होता है CI और SI का डिफरेंस, दिस इज PR² इंटू 300 प्लस R अपॉन में 100 का क्यूब। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, यानी कि दो क्वेश्चन हम यहां से सीखेंगे। क्लियर है, तो हमारा क्वेश्चन 2 साल के लिए है, तो ये क्वेश्चन है, तो हमसे डिफरेंस पूछ रहा है कि क्या होगा अगर प्रिंसिपल कितना हो 4000, यानी कि मूलधन है 4000 रुपए और दर यहां पर दे रखी है 5%, तो आपने इसका स्क्वायर करना है और नीचे 100 का स्क्वायर यानी कि 100 × 100। 2 0 से 2 0 कट गई, इससे ये कट गया, 5 से ये 2 पे कटा और 2 से ये 2 पे कटा, और 5 × 2 करेंगे 10, तो 10 रुपीज जो है वो हमारा डिफरेंस यहां पर होगा। तो एक बार ऑप्शन चेक कर ली जाए, और ऐसा कहां दिख रहा है आपको भाई, ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर बनेगी ₹10। क्लियर है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान, याद रखना ये फॉर्मूले। ठीक है, इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 63 प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। ये भी बता रहा हूं मैं साथ साथ कि किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लिख भी सकते हैं कि कहां से क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इस चैप्टर को हमें करना है एग्जाम के लिए अच्छे से। क्वेश्चन है आपका कि यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल देन द प्रॉफिट परसेंट इज। तो देखो भाई मैथमेटिक्स में अगर आप स्टेटमेंट पढ़ के उसको लिख देते हैं तो आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे। जैसे इसने क्या बोला कि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, सॉरी 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस किसके बराबर है,
15 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर। क्या ये बात समझ में आ रही है? यही लिखा है इसमें कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के अगर बराबर है तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो आपने क्या करना है, एसपी यहीं पर लिखा है, मल्टीप्लाई वाली कोई चीज इक्वल के इस साइड आएगी तो कहां आएगी, डिवाइड में आएगी। 15 यहीं पर लिखा है, मल्टीप्लाई वाली चीज इधर आएगी तो कहां आएगी, डिवाइड में। ठीक है, तो अब आप इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, 3 पंजे 15, 3 चौके 12। ठीक है, नहीं भी काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो सीपी के सामने क्या आ रहा है 4 और एसपी के सामने क्या आ रहा है 5। सीपी के सामने 4 और एसपी के सामने 5 आ रहा है। क्लियर है? तो अब देखो यहां पे खरीदी कोई वस्तु 4 रुपए की और बेची हुई है 5 की। भाई कोई आर्टिकल आपने 4 का खरीद के 5 का बेच दिया तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा यानी कि लाभ होगा। कितने का होगा, 1 रुपए का। भाई 4 का सामान 5 का बेचा तो 1 का लाभ। कितने पर, सीपी पर, ध्यान रखना खरीदने वाले रेट पर। तो इन अपोन में है 4 और कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमसे परसेंट प्रॉफिट पूछ रहे हैं तो इसलिए 100% से मल्टीप्लाई कर दें। किसी को इस परसेंटेज के साइन में दिक्कत है तो आप परसेंटेज हटा के 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 से काट दें, कितने पे आया, 25%। तो आंसर कितना बनेगा, 25%। कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इजी था क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं। और थोड़ा सा और फास्ट लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक साइड सीपी लिखें, एक साइड एसपी। ठीक है, तो आप देखो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो पहले पे विक्रय मूल्य बोला है तो विक्रय मूल्य को कहां लिखना है, सीपी की साइड लिखने। ठीक है, देखो सेलिंग प्राइस के साथ जो बोलेगा उसको इधर लिखना है और कॉस्ट प्राइस के साथ जो बोलेगा उसको इधर लिखना है। क्लियर है? तो यही चीज आ गई ना हमारी। क्लियर? आप इसको ऐसे फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ध्यान रखना है क्या कि जो विक्रय मूल्य के साथ बोला है उसको सीपी वाली साइड लिखना है और जो क्रय मूल्य के साथ बोला है उसको एसपी वाली साइड लिखते हैं। ठीक है, काट के 12 का सामान 15 का बेचा तो 3 का प्रॉफिट अपोन में 12 इंटू में 100। ठीक है, इंटू में 100 बोला ना मैंने, हाँ मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो अगला क्वेश्चन आपका देखो सिंप्लीफिकेशन का, ये वैसे तो परसेंटेज भी आ गए इसमें, कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या है देखो, कह रहे यदि 80 का 30% अपोन में x बराबर है 24 हो तो x का मान क्या होगा। इफ 30% ऑफ 80 अपॉन x इक्वल टू 24 देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x। तो देखो ये बिल्कुल आसान है। 80 का 30%, देखो मैं पूरा डिटेल लिख रहा हूं, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 80 का 30%, परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा, 100। कोई दिक्कत है? अपोन में x किसके बराबर दे रखा है, 24 के बराबर। क्या ये बात समझ में आई? 80 इंटू 30% अपोन में x इक्वल टू 24 दे रखा है। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो भाई देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ऊपर आया 24 अपोन में x बराबर है 24। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x इधर चला जाएगा तो 24 इक्वल टू 24x हो गया। और x की वैल्यू के लिए 24 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्या बात समझ में आई? तो इधर डिवाइड करने के लिए लिखोगे ना तो मैंने साथ में ही काट दिया। ठीक है, अब ये बात पूरा डिटेल से मैंने लिखी, आप इसी बात को थोड़ा सा मुंह जुबानी याद रखें कि किसी भी नंबर का 10% अगर आपको निकालना है, जैसे 80 का 10% निकालना है तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दो। इसके लिए कोई लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, ऐसे हो सकता है। भाई किसी भी नंबर का 10% कैसे मिलेगा, उसको आप 10 से डिवाइड कर दो। तो मुझे बताओ 80 का 10% कितना हुआ, 8, लेकिन मुझे तो 30% चाहिए तो 8 का 3 टाइम कर दो तो कितना आएगा, 24। तो ये जो पहली लाइन में लिखा ना 80 का 30%, तो ये सीधा वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी आई, 24। तो 24 अपॉन में x बराबर है 24। भाई ये इधर आ जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से x इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो कट के आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ फिर चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है 2 डिवाइड 2 प्लस 2 डिवाइड 2 प्लस 2 डिवाइड 2 प्लस 2/3। ये आपका क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे, मैं एक बार लिख देता हूं ताकि मैं समझा दूं। यहां से 2 डिवाइड 2 प्लस 2 डिवाइड, फिर ब्रैकेट शुरू है, दिस इज 2 प्लस 2 डिवाइड, फिर छोटी ब्रैकेट है, दिस इज 2 प्लस 2 डिवाइड 3। ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया, एक बार देख लेते हैं। 2 डिवाइड 2 प्लस 2 डिवाइड
ठीक है, फिर ब्रैकेट में 2 प्लस 2 डिवाइड 2 प्लस 2 डिवाइड 3। ठीक है, तो अब देखो कैसे करना है। यहां पे आप देखिएगा जो स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन की वो स्मॉल ब्रैकेट से होगी। ठीक है, ये सबसे छोटी ब्रैकेट है, ये मीडियम ब्रैकेट है और ये सबसे बड़ी ब्रैकेट है। तो आपने स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। तो आप पूरे क्वेश्चन में सिर्फ इस पे ध्यान देंगे और आपको कुछ दिखना नहीं चाहिए। ये क्या लिखा, मैं एक बार लिख देता हूं। ये लिखा है 2 प्लस 2 डिवाइड 3। तो ध्यान रखना 2 डिवाइड 3 का मतलब अगले को पिछला नंबर डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कई बार बच्चा बोलता है कि 3 को 2 से डिवाइड करना है, या कंफ्यूजन इस तरह का रहता है कि किसको किससे डिवाइड करना है। तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि सिंपली आपको अगले नंबर को पिछले से डिवाइड करना है, ऐसे लिख देना है। तो हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसका एलसीएम लेना है। तो आप एलसीएम जब इसके पैर नहीं हो तो ऐसे लिया करो, 3 2 जा 6 प्लस 2, तो 6 प्लस 2 कितना बनेगा 8। 3 दूनी 6 जमा 2 करेंगे 8 और बटे में ये पैर लगाने। यही बात समझ में क्लियर है यहां तक। यानी कि मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया और मैं कहां पे आ गया, दिस इज 2 प्लस 2 डिवाइड 8/3। अब मैं यहां आ चुका हूं। देखो ये मैंने एज इट इज लिख दिया और इसका जो आंसर था वो 8/3 मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करना है ये समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, आपको इतना नहीं लिख के दिखाना है, थोड़ा कम ही आप लिखेंगे। तो अब इसको सोल्व करने के लिए आप लिखेंगे 2 प्लस 2। आपने लिखा 2 प्लस 2। अगर ये सिंपल नंबर होता फिर तो मैं 8 से डिवाइड कर देता, लेकिन यहां तो ये बटे वाला नंबर आ गया। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपने घबराना नहीं है, इसको लिखना है 2, जहां डिवाइड आ जाए उसको लिखना है मल्टीप्लाई और इसके बाद वाले को पलट के लिख देना। इसको पलटूंगा तो कितना बनेगा 3/8। क्या ये बात समझ में आई? फिर से सुनो, ये एज इट इज है। इसमें जो डिवाइड जहां भी दिखे उसको लिखो मल्टीप्लाई और बाद वाले को पलट के लिखना है। यहां पर भी ऐसे हुआ था, दिस इज 2 प्लस 2। जैसे ये डिवाइड आया इसको मैंने पलट दिया तो 3 को पलटूंगा तो 1/3, यानी कि 3 जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, क्लियर? तो आप देखो 2 से ये कट गया 4 पे और ये कितना बन गया, दिस इज 2 प्लस 3/4। ठीक है भाई, तो इसको बनेगा 4 दूनी 8 और 3 11/4। 4 2 जा 8 और 3 11/4। तो यहां तक का क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, आंसर 11/4 आ रहा है। तो इसको फिर से लिख देते हैं। तो ये बनेगा 2 प्लस में 2 और डिवाइड को लिखेंगे मल्टीप्लाई। अभी मैंने समझाया तो सीधा लिख रहा हूं। अब इसके बाद क्या आया था 11/4, तो उसको लिखना है 4/11। ये कितना बनेगा 2 प्लस में 8/11। ठीक है, 4 दूनी 8, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला एज इट इज। तो 11 दूनी 22 और 8 30, 30/11। ठीक है भाई, 30/11 ये हमारा यहां तक का सोल्व हो चुका है। आगे क्वेश्चन में लिखा था 2 डिवाइड 30/11। तो मैंने बताया कि इसको बना दो मल्टीप्लाई और इसको दो पलट। तो 2 से काटूंगा 15 से और ये बन गया 11/15, विच इज द फाइनल आंसर। तो 11/15 देखिए कहीं पर आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है भाई 11/15। तो आप देखिएगा थर्ड ऑप्शन के अंदर यहां दिख रहा है 11/15। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आंसर बनेगा। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, कहीं पर कोई स्टेप नहीं आए तो आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। अब ये भाई क्वेश्चन इसमें बीच में रीजनिंग का भी आ गया, तो कोई बात नहीं, हम 67 नंबर करेंगे। परसेंटेज का क्वेश्चन है भाई ये 67 नंबर। ये सिंप्लीफिकेशन का था जो अभी किया हमने। हाँ जी, क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज at the rate of 5% annually. If the present population is 4410, then what was it 2 years ago? तो देखो भाई दो तरह के क्वेश्चन यहां पूछे जा सकते हैं। एक तो पहले का पूछता है और एक बाद का पूछता है। ठीक है, यानी कि फ्यूचर का पूछेगा या पास्ट का पूछेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा पास्ट का है। तो पास्ट में कितनी थी वो हमें नहीं मालूम है, तो उसके लिए हम इसको x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको x मान लेंगे। ठीक है, तो पास्ट में जनसंख्या x थी और वो हर साल 5% की दर से बढ़ रही थी। तो परसेंटेज मींस किसी भी चीज को 100 में से मापना ही परसेंटेज है। तो 5% बढ़ने का मतलब क्या कि कोई चीज 100 थी अब वो 5 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 105 हो गई। तो आपने लिखना है 105/100। भाई कोई चीज अगर 5% बढ़ेगी तो वो इसका मतलब हो गया 105% हो गई। ठीक है, अगर परसेंटेज की टर्म्स में बात करेंगे तो 5% बढ़ के कितनी होगी? 105% होगी। तो 105% ऐसे लिखा जाएगा, 105% हटाएंगे तो नीचे 100। ठीक है, तो 2 साल के बाद कितनी होगी? तो तुम कहोगे फिर से भाई पहले साल 5% बढ़ी, अगले साल फिर 5% बढ़ गई और अब ये जनसंख्या कितनी होगी? 4410। क्या बात समझ में आई? बस x को फाइंड आउट करो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब काटना कैसे है वो भी सुन लो। इधर से काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 0।
5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। क्लियर है? अब ये कट नहीं रहे, नहीं कट रहे, कोई बात नहीं। ऐसे कटने के बाद अब आप ऐसे भी काट सकते हैं। इक्वल अगर आ जाए तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, नीचे से नीचे। तो ऊपर से ऊपर काटेंगे तो 21 से 21 पे कटते हैं 441। 21 का स्क्वायर 441 होता है, ठीक है। तो 21 से 21 पे कटा, 0 एज इट इज। फिर 21 से 1 पे कटा, 0 एज इट इज। फिर x की वैल्यू क्या आएगी? 20, 20 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 20 इंटू 20 इंटू में 10 कितना बन गया? 4000। यानी कि 2 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो 4000 थी, और जो 5% बढ़ बढ़ के 2 साल बाद कितनी होगी? 4410। क्लियर है? तो आंसर बनेगा 4000, और ऐसा लिखा कहां पे है? ऑप्शन नंबर 3 में लिखा भाई। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। क्लियर, याद रखना। और अगर आज की दे रखी है, 2 साल बाद की पूछे, तो जो आज की दे रखी है, मान लो बोल दिया कि आज 4000 है, मान लो ऐसा कह दिया, बोला 2 साल बाद क्या होगी, तो इनटू में करके वो 2 साल के मल्टीप्लाई कर देंगे। और ध्यान रखना, अगर बढ़ रही है तो 100 में प्लस करके ऊपर आएगा। अगर ये क्वेश्चन होता बोला हर साल 5% घट रही है, तो 5% घटने का मतलब 95% हो रही है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये आ जाएगी फ्यूचर की पॉपुलेशन, मतलब 2 साल बाद कितनी होगी। तो यहां एक्स लिखा था, इसमें ये पॉपुलेशन जो आज की दे रखी है वो लिखनी है आपने, ठीक है। और 2 साल बाद की वो यहां पे आ जाएगी, प्लस जब इंक्रीज हो और माइनस जब डिक्रीज हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है हमारा। तो इसी के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 71 आ चुका है हमारा, और ये है हमारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन। क्षेत्रमिति चैप्टर होता है आपका, इसमें एरिया, पेरीमीटर, क्षेत्रफल निकालते हैं ना, वो वाला चैप्टर है ये। ठीक है, एक वर्ग के चारों ओर फेंसिंग करने के क्रम में 36 खंभों को स्थायी किया गया। यदि 2 क्रमागत खंभों के मध्य दूरी 6 मीटर हो तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? इन ऑर्डर टू फेंस अ स्क्वायर, fixed 36 poles were used. If the distance between 2 consecutive poles is 6 meter, then the area of this sphere is. अब देखो भाई, क्वेश्चन को ना बड़े ध्यान से करना है, मेंसुरेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्क्वायर होता कैसे है, वर्ग कैसा होता है। वर्ग वो होता है जिसकी सारी साइड इक्वल हो, बराबर हो, सारी साइड क्या हो? इक्वल, वो आपका स्क्वायर होता है। तो इसका एरिया कैसे निकलता है? ये साइड इंटू ये साइड, यानी कि इसका एरिया होगा साइड का स्क्वायर, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, जबकि इसमें दोनों सेम होती है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके एरिया आ जाएगा। तो जब तक मुझे ये नहीं पता होगी आंसर कैसे आएगा? नहीं आ सकता। अब मुझे बताओ टोटल खंबे कितने हैं? 36 खंबे हैं हमारे पास। तो अब एक बार मैं लगा के दिखाता हूं आपको। आप मुझे बताइए, एक खंबा यहां लगा दूं, एक यहां लगा दूं, एक यहां और एक यहां, इसका मतलब मैंने 4 खंबे लगा दिए। ठीक है, टोटल थे कितने? 36, जिसमें से 4 लगा दिए, बचे कितने? 32। टोटल बच गए 32। क्लियर है? अब 32 खंबे बच गए, तो इसका मतलब इस साइड पे कितने लगा दो? 8। इस पे भी लगा दो 8, इस पे भी 8, इस पे भी 8। क्या ये बात समझ में? ठीक है, तो 8 खंबे लगा देते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 खंबे लग गए। कहां लगे? ये इनके बीच में लगे। और ये 2 खंबे तो पहले से लगा दिए थे हमने, क्यों भाई? ये जो 4 खंबे हमने पहले गाड़ दिए थे, ये तो हमने पहले लगा दिए थे ना। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं? अगर कोई बच्चा सोचेगा नहीं जी हम तो पहले ही 36 खंबे थे, 4 साइडों के लगाने थे, बोले हम 9 इधर लगा देंगे, 9 इधर लगा देंगे, 9 इधर 9 इधर, बोला जी हो गए 36। तुम लगा के देखना, जब यहाँ 9 लगाओगे ना, तो इस साइड के जो 9 होंगे उसमें 2 खंबे इकट्ठे जुड़ जाएंगे। इधर भी 9 रखोगे, इधर भी 9, तो 2 खंबे इकट्ठे जुड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना। उसके लिए तरीका देखो, क्या हमने 4 खंबे पहले ही गाड़ दिए कॉर्नर्स पे। अब बचे 32 हमने 4 साइडों पे लगाने हैं। ठीक है, तो 8 8 8 8 सारे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये खंबे लगे हुए हैं हमारे पास, ये कॉर्नर के हैं, ये बीच के 8 लगे हुए हैं, यानी कि ये हमारी स्क्वायर की ये वाली साइड होगी। तो अब मुझे बताओ, 2 साइड के बीच में कितना गैप है? 6 मीटर का, यानी कि ये गैप कितने का? 6 मीटर का। ये भी 6 का, ये भी 6। इस तरह से ये सारा गैप कितने का? 6 मीटर का, क्योंकि उसने बोला कि 2 खंभों के बीच में 6 मीटर का गैप है। तो एक साइड की लेंथ कितनी आई? इसको आप ऐड कर दें, कितनी बार है? 3 3 6 और 3 9, 9 बार 6 मीटर का गैप है, तो 54 मीटर जो है वो हमारी लेंथ आ गई इस स्क्वायर की एक साइड की। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? समझ में आई होगी बात, पूरा प्रैक्टिकल खोल के समझाया है। फिर भी किसी को दिक्कत आई तो खंबे गाड़ के देख लेना, इतने गड़ेंगे। ठीक है, क्लियर? यानी कि 54 मीटर जो है वो हमारे पास आ गई टोटल
लेंथ एक साइड की, तो अगर इसकी वैल्यू 54 है तो इसकी 54 होगी, इसकी 54, इसकी 54, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा साइड का स्क्वायर यानी कि 54 का स्क्वायर। तो 54 के स्क्वायर के लिए 54 इंटू 54 ऐसे मत करना, ठीक है। तरीका क्या है फास्ट, सबसे पहले 4 का स्क्वायर करो, कितना बनेगा 60, ठीक है। ऐसे ही 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 25। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 500 के 20 दूनी 40, तो 40 आपने लिखना राइट से एक पोजीशन छोड़ के, और बस इसको ऐड कर दो, और आपके पास ये जो आएगा ये आएगा इसका एरिया विच इज 2916 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं आंसर, आपके कहीं लिखा है ऐसा, तो 2916 ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ये हमारा आंसर बना। क्लियर है। तो थोड़ा सा ध्यान से करना है, जल्दबाजी में देखो अक्सर आती हुई चीज गलत होती है और फिर बाद में लगता है यार ये तो इतना इजी क्वेश्चन था, ये तो आसान था, ठीक है। तो इसके लिए आप ये चीज ध्यान रखें कि कैसे आपने करना है, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात थी, मैंने इसलिए लिख के समझा दी, ठीक है। तो जल्दबाजी में गलत हो सकता था ये। तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या है देख लो एक बार, 72 नंबर। और कोई ऐसे करता ना भाई, एक साइड में 9 खंबे है तो 9 खंभों के बीच में 8 गैप बनेंगे, तो 8 सी के 48 साइड निकलेगी, उससे गलत हो जाएगा, ठीक है। आप करके भी देखना चाहें, माइंड में सोच रहे हो कि ऐसा चल रहा हो कि सर जी 36 थी ना टोटल खंबे, तो एक में 9 लगेंगे, तो 9 खंभों के बीच में 8 गैप, जितने खंबे होते हैं उनसे एक कम गैप होता है, ठीक है। क्लियर। तो यहां पे क्वेश्चन है 72, यदि 2 की पावर n का रूट इक्वल टू 64 हो तो n की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई 2 की पावर n और इसका रूट अगर 64 के बराबर है तो आपसे n पूछ रहे हैं। तो देखो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले तो जब भी रूट को हटाते हैं, मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है 16 का रूट, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, दोनों बातें सेम है। जब भी स्क्वायर रूट हटेगा तो पावर 1/2 आती है, यानी कि मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर n/2। क्या ये बात समझ में आई। ये रूट हटा तो नीचे 2 आएगा ना, देखो नीचे 2 आएगा, तो ये n ऊपर था तो ऊपर का ऊपर ही रह गया। इसी तरह से अब 64 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनेगा 2 की पावर 6। क्लियर है। किसी को नहीं पता लगे तो 64 को ऐसे लिख के ऐसे तोड़ के देख लेना, 2 से काटेंगे 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार निकल के आया, ठीक है। तो आपने इस नंबर को तोड़ना है। अब यहां से तोड़ने के बाद देखिए दोनों साइड बेस सेम है, ये भी 2 की पावर में, ये भी 2 की पावर में, तो बेस सेम है। तो बेस सेम अगर है तो आप पावर को इक्वल रख के इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप इसको ऐसे रख देंगे, n/2 किसके बराबर है 6 के बराबर, तो n की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 6 जा 12, तो 12 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और ऐसा कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है। क्लियर है। आसान था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो फिर। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान और कुछ थोड़े से मतलब ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस के लिए मैथ ही आना चाहिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जैसे कि अभी ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने मैथ की कोचिंग ली हुई हो, इसके लिए आपको कॉमन सेंस आनी चाहिए। तो कॉमन सेंस कैसे, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि m एक वर्ग संख्या है तो उसकी अगली तत्काल वर्ग संख्या क्या होगी। इफ m इज अ स्क्वायर नंबर देन द नेक्स्ट इमीडिएट स्क्वायर नंबर इज। अब भाई ये जो स्क्वायर नंबर लिखा है ना, स्क्वायर नंबर हिंदी में लिख दिया था, इसको आप बोलते हैं वर्ग संख्या। ये कैसी होती है तो आपको बता दें, जैसे मैंने लिखा यहां पे 9, 16, 25, ये सारे ही स्क्वायर नंबर हैं जो किसी नंबर का स्क्वायर करके आते हैं। देखो ये कब आएगा, जब मैं 3 का स्क्वायर करूंगा, ये कब आएगा 4 का स्क्वायर करूंगा, ये कब आएगा जब मैं 5 का स्क्वायर करूंगा, तभी आएगा ना। क्लियर है यहां तक बात। तो उसने बोला कि m एक वर्ग संख्या, यानी कि m इनमें से कोई एक नंबर है, तो मैंने मान लिया कि ये वाला मेरा m है, मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है। मैंने क्या मान लिया कि m मेरा कितना है 9 है। तो अब ऑप्शन नंबर 1 उठा लो, तो मुझे बताओ अगर ये वर्ग संख्या है तो अगली वर्ग संख्या यानी कि इसके बाद कौन सा आता है। देखो ये 3 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 आना चाहिए। तो 16 कैसे आएगा, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है m+4, तो मुझे बता दो अगर m 9 है तो क्या 9+4 16 के बराबर आया, नहीं आया, तो ये आंसर है ही नहीं। सेकंड ऑप्शन कह रही है कि m+2√m और प्लस का 1,
तो देखो m की वैल्यू रख दो 9 प्लस में 2√9 प्लस में 1, तो ये बन गया क्या 9 प्लस 2 इंटू 9 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा और प्लस का 1, तो 3 दूनी 6, 6 और 9 15, 15 और 1 16। देखो आया कि नहीं आया, आया ना, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका आंसर। क्लियर है। अब किसी बच्चे को लगे कि नहीं सर ये तो बात बनी नहीं, तो मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल से और समझा देता हूं। मान लो एक बच्चा कहता है कि नहीं जी सर मैं m है ना इसको लेना चाहता हूं, कोई बात नहीं, m उसने 16 ले लिया। अगर m 16 है तो इससे अगला नंबर कैसे आएगा, m प्लस 2√m प्लस 1 करके, देखो करके देखो आएगा 16 प्लस 2√16 प्लस में 1, ये बनेगा 16 प्लस में इसका रूट कितना आएगा 4, 4 दूनी 8 और प्लस में 1, तो 16 8 24 और 1 25, क्या 25, अगला वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आया, आ गया ना। तो ये बात सेटिस्फाई हो रही है यहां से, तो इसका मतलब आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है। हमें अब 3 और 4 को चेक करना नहीं है, 4 ऑप्शन भी लिखा हुआ है इसको नहीं चेक करना। अरे जब आंसर मिल गया तो फिर इन पे क्यों टाइम वेस्ट करें, तो आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो इसके लिए बस ये पता होना चाहिए था स्क्वायर नंबर क्या होता है, वर्ग संख्या क्या होती है, बाकी तो क्वेश्चन अपने आप चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो चलो अब ये वाला भाई रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। ये 3 सेक्शन होते हैं ना इसमें, रीजनिंग, मैथ और हरियाणा जी के, तो हम मैथ पोर्शन को करेंगे, ठीक 79 नंबर को करेंगे। सिक्स माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर के गुणनखंड यानी कि फैक्टर क्या होंगे। देखो भाई अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, फैक्टर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, द्विघात समीकरण है। तो इसका जो फॉर्मेट होता है उसमें एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिखूंगा तो ये इस तरह से बनेगा, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस के x और ये प्लस के 6 है। क्या ये बात समझ में, मैंने इसको एक्स स्क्वायर फिर x और फिर कांस्टेंट वैल्यू ऐसे सीक्वेंस में लिख लिया। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसे सोल्व कैसे करते हैं वो सुनना। क्या इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते थे हालांकि क्वेश्चन, लेकिन यहां से मैं एक बार दिखा रहा हूं आपको कि इनका मल्टीप्लाई -2, देखो इसके साथ क्या लिखा -2 और इसके साथ लिखा है 6 प्लस का, इनका मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई गुणा करूं तो 6 इंटू -2 यानी कि माइनस के 12 आना चाहिए, और ऐड करूं तो ये वाले भाई साहब आने चाहिए जो x के साथ लिखे। बोले जी x के साथ तो कुछ नहीं दिख रहा, देखो ध्यान से देखो x के साथ लिखा है माइनस का 1, ठीक है, तो x के साथ जो लिखा है ये वाला आना चाहिए, यानी कि ऐड करने से क्या आना चाहिए माइनस का 1 आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। तो ऐसे 2 टुकड़े लेके आओ जिनकी मल्टीप्लाई ये आ जाए और ऐड करूं तो ये आ जाए, तो आपने देखा 4 3 12 होते हैं, लेकिन ऐड करके माइनस का आना चाहिए, तो इसलिए माइनस का साइन बड़े वाले पे लगा देना। अब करके देखो -4 इंटू 3 -12 बना, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस के 1 बचेंगे इसमें, ठीक है। तो यहां से अब इसको हम करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से, हालांकि तरीके और भी होते हैं लेकिन ये स्प्लिटिंग मेथड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या होता है, इसको लिखा एज इट इज, माइनस एक्स को लिखा माइनस का 4x और प्लस का 3x, ये जो 2 टुकड़े बनाए थे ना इधर लिख दिए। देखो -4x और प्लस 3x करूंगा तो माइनस का x ही बचेगा, और ये एज इट इज। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 2 और 2, हमने क्या किया, या तो माइनस का 2 कॉमन ले लो, या तो माइनस का 2 कॉमन ले लो, ठीक है, -2 कॉमन ले लो और x भी कॉमन है, तो यहां पे क्या बचेगा, x बचेगा। देखो -2x इंटू, अगर पता लगे ठीक लिया है, इसकी मल्टीप्लाई करके देखना, -2x इंटू x करूंगा तो -2x फिर बनेगा, आएगा ना। अब माइनस बाहर है तो यहाँ पे प्लस बनेगा, बात समझ में आई, माइनस बाहर होने से यहाँ पे प्लस बनेगा, और इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 2 बचेगा, x तो बाहर ही है ना, 2 बचेगा, सॉरी गलती से लिखा, तो 2 बचेगा। अब फिर से सही है कि नहीं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, देखो 2 इंटू 2 4 और x आ जाएगा 4x, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा, ठीक है, तो ये आ गया। फिर प्लस का इधर से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, प्लस का 3, देखो दोनों में 3 आ रहा है, तो इसको भाग दूंगा तो x और इधर से 2, तो ये सेम आने चाहिए आपके, इसका मतलब ठीक चल रहा है क्वेश्चन। अब ये क्या बन गया, दिस इज x प्लस 2, इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, इधर से बच गया क्या माइनस के 2x और इधर से बच गया 3, माइनस के 2x प्लस में 3। तो अब ये इसके फैक्टर बन चुके हैं, तो आप देखिएगा ऐसा कहां लिखा हुआ है, और ऐसा आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, दिख रहा है x प्लस 2 और 3 माइनस 2x लिखा है, तो कोई बात नहीं 3 को आगे लिख दो, माइनस 2x को पीछे लिख दो। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक। तो इसका मतलब जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, ठीक है। ये अगर समझ में आ गया तो ये तो है इसका डिटेल मेथड,
ठीक है। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, देखो यहां पे पूछा इसके गुणनखंड क्या है, पूछा इसके गुणनखंड, गुणनखंड जिसे आप बोलते हैं फैक्टर। देखो भाई फैक्टर वो होते हैं जिससे हमारा नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, सिंपल सी बात। तो मुझे बताओ इस 12 के, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया ये 12 है, तो 12 के फैक्टर क्या है, 4 और 3। तो क्या 12 4 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। क्या 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। तो फैक्टर का मतलब, गुणनखंड का मतलब जिससे हमारा नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार करके दिखाता हूं। ये हमारा क्वेश्चन था, मैं एक बार लिख देता हूं इसको फिर से। देखो ये क्या था, दिस इज 6 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। आप पहले ही लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जस्ट क्वेश्चन जो दे रखा था ना एज इट इज लिख के दिखा रहा हूं। तो अब हमारा जो आंसर था वो सेकंड ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन क्या कहती है, दिस इज x प्लस 2 एंड 3 माइनस में 2x। ठीक है। तो कह रहा है इसके फैक्टर कौन से होंगे, तो तुम मुझे बताओ भाई, सिंपल सी बात सोच के बताओ, फैक्टर इन्हीं चारों में से तो कोई एक होगा। तो मैं एक ऑप्शन पे लगा के दिखा रहा हूं, ये आंसर भी था और सेटिस्फाई करा के दिखाता हूं अभी। तो अगर इसके फैक्टर ये हैं तो इसका मतलब ये नंबर इससे भी पूरा डिवाइड होगा और इससे भी पूरा डिवाइड होगा। ठीक है। तो अब इससे डिवाइड ऐसे नहीं, ये ऐसे करके देखें, बोला x प्लस 2 से डिवाइड करके देखा, ऐसे करोगे तो फिर तो लंबा काम हो जाएगा। डिवाइड करने का मतलब क्या, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर यानी कि शेष 0 आना चाहिए। ठीक है। तो x प्लस 2 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। तो x की वैल्यू आपने -2 पुट करनी है। ठीक है। इसको 0 रख के x की वैल्यू रख देनी है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो x को -2 इसमें पुट करके देखो, अगर ये 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है। देखो x को -2 पुट करेंगे तो 6 माइनस x को -2 पुट कर दिया, 2 इंटू में -2 का स्क्वायर। भाई जहां जहां मुझे x दिख रहा था मैंने -2 रख दिया। ठीक है। अब सोल्व करूंगा तो ये 6 माइनस माइनस प्लस 2, -2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, लेकिन माइनस ऐसे ही रहेगा। क्लियर है, बात आ रही है समझ में आपको, मैंने क्या लिखा, -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 के स्क्वायर का मतलब -2 की 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाते हैं, तो ये 4 आएगा। तो 4 गुना 2 माइनस के 8, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस, तो 8 माइनस 8 क्या 0 नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब जो इक्वेशन हमें दे रखी थी वो इससे पूरी पूरी डिवाइड होगी, यानी कि ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है। इसी तरह से क्या ये भी फैक्टर है, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तरीका सेम रहेगा। क्या, आप इसको 3 माइनस 2x को 0 पुट कर दो, यहां से -2x की वैल्यू क्या आएगी, इस 3 को उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू क्या आएगी 3/2 आएगी। तो x की वैल्यू 3/2 इसमें फिर से रख के देखो क्या ये 0 होगा, तो देख लेते हैं एक बार भाई। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये आंसर है। तो देखेंगे 6 माइनस 3/2, x की जगह रख दिया, -2 इंटू 3/2 का स्क्वायर, ये बन गया 6 माइनस 3/2 माइनस 2 इंटू में 9/4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 से 2 पे कटा, ये बन गया 6 माइनस 3/2 माइनस 9/2। एलसीएम कितना आ रहा है 2। ठीक है भाई, तो 2 आ रहा है तो 2 6 12 माइनस 3 माइनस 9, अब 12 माइनस 12 0/2 कितना आएगा, 0 आएगा। यहां से भी तो 0 आया, इसका मतलब ये जो सेकंड है ये भी इसका एक फैक्टर है। बात आई समझ में, ये भी इसका एक फैक्टर है। क्लियर है। तो आप बिना सोल्व करे, जैसे मैंने पहले किया था ना स्प्लिटिंग मेथड से, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके किया था, आप उसके बिना भी अगर करना चाहें तो फिर ये आपका प्रोसेस रहेगा, ये तरीका आपका रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर, बात आ गई समझ में। तो इसी के साथ फिर आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है 80 नंबर, स्क्वायर रूट चैप्टर का हमारा क्वेश्चन है ये, वर्ग वर्गमूल। क्वेश्चन है कि यदि रूट के अंदर 1 प्लस 1 माइनस 2176/2401 इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 7, तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई मैं एक बार लिख देता हूं इसको, ऐसे बड़ा सा रूट दे रखा है। ठीक है, दिस इज 1 प्लस अंडर द रूट फिर से दे रखा है, दिस इज 1 माइनस 2176 अपोन में 2401। ठीक है भाई, क्लियर है, इक्वल टू 1 प्लस x बाई 7। ये आपका क्वेश्चन पूरा दे रखा है, तो आपने इसको सोल्व करना है। सोल्व कहां से होगा, ध्यान रखना, अंदर की साइड से सोल्व होता हुआ बाहर की साइड आएगा। जैसे पीछे क्वेश्चन आया था ना सिंप्लीफिकेशन का 2 वाला, तो वो भी अंदर की साइड से सोल्व होता बाहर आ रहा था, तो ऐसे इसको करना है।
तो आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये क्वेश्चन देखना है अंदर वाला, यानी कि आप रूट राट कुछ मत देखो, सिर्फ ये देखो 1 माइनस 2176 अपोन में 2401। ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे तो जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2401, तो इससे यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2401 माइनस 2176। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, मैंने आपको बताया भी था अगर एक के पैर नहीं हो तो कुछ नहीं, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दो तो कितनी बनेगी 2401, माइनस में ये कर दो तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे 2401 माइनस 2176। अब माइनस करो, देखो 11 में से 6 गए 5, यहां बचेगा 9 में से 7 गए 2, और यहां 3 में से 1 गया 2, अपोन में नीचे बचेगा 2401। यानी कि इसको सोल्व करके, ये वाला जो पोर्शन था इसको सोल्व करके मेरा बन रहा है 225 अपॉन में 2401। क्लियर है? अब इसका रूट भी था भाई, रूट भी था तो रूट भी ले लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे ये 15 आएगा, और 2401 का रूट कितना आएगा, इसको देखो कैसे एडजस्टमेंट लगाना होता है। 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो 2500 तो इससे ज्यादा हो गया ना, तो इससे कम नंबर का स्क्वायर होगा, तो मैं इससे कम नंबर देखूंगा 49। ठीक है, अब 49 का स्क्वायर, अब बोला जी ये याद नहीं तो इसका मतलब ऐसे करके देखो, नहीं ऐसे मत करो, मैंने अभी सिखाया था 49 के स्क्वायर के लिए सबसे पहले 9 का स्क्वायर करो। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 4 का स्क्वायर कितना होता है 60, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो 4 नहीं में 36 दूनी 72, 72 आएगा, राइट से एक पोजीशन छोड़ के लिख दें और ऐड करें, 1 8 2 10, 7 से 13 1 14 और 1 2, ये कितना आ गया 2401। आया कि नहीं आया? ठीक है, बोला जी ऐसे कहां तक चेक करेंगे, अरे यार थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इससे पीछे फिर 48 आता। पहली बात तो इससे छोटा होगा क्योंकि ये 2500 है, ये 2401 है, तो इससे छोटा होगा। अब इसको चेक करोगे तो 8 का स्क्वायर लास्ट में तो 4 आएगा ना, तो इसको काहे के लिए चेक करूंगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं चेक करूंगा। 7 का स्क्वायर लास्ट में, बेटे श्योर नहीं, यहां पे 7 का स्क्वायर करेंगे 49, लास्ट में 9 आएगा ना जब भी सोल्व करूंगा, तो ये क्यों होंगे, क्वेश्चन में तो लास्ट में 1 है ना, तो मैं 49 देखूंगा, और 1 कहां से आ सकता है, 41 के स्क्वायर से भी 1 आएगा लास्ट में, मतलब इनको चेक करना, सारे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये कितना बन गया 15 अपॉन में 49। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। अब क्वेश्चन क्या बन गया, देखो ये बन गया 1 प्लस, और इसका तो मैंने सॉल्यूशन कर लिया ना, देखो रूट भी ले दिया, तो कितना बन गया 15 अपॉन में 49। अब क्वेश्चन ये बन चुका है, देखो बाहर वाला रूट लिखा है, 1 प्लस लिखा है, और इसका आंसर ये यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करते हैं मैंने भी बताया, 49 इंटू 1 49 प्लस 15 कर दो तो कितना बनेगा 64, अपॉन में ये जरूर लिखना है, 49 इंटू 1 49 प्लस 15 करेंगे 64, अपॉन में ये लिखना है, और रूट है 64 का रूट 8 और 9 का रूट 7। ठीक है, 64 का 8 आएगा, 49 का 7 आएगा। क्लियर है? यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में सोल्व कर चुका हूं, ये आई मेरी 8/7, और एक इसके बराबर है 1 प्लस x/7 के बराबर। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, राइट साइड जो है वो तो लिख दी, क्योंकि मुझे तो x बताना है ना, तो अब क्या करना है, अब पहले इस 1 को इधर ले आओ, तो 8/7 माइनस 1, क्यों भाई, जब ये नंबर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सोल्व करो 7 इंटू 7, 8 माइनस 7 1, 1/7 इक्वल टू x/7। ठीक है, 7 इंटू 7, 8 में से 7 गए 1, और नीचे ये लगाना है, अब नीचे से नीचे काट दो, और x की वैल्यू कितनी बता दो 1, तो x की वैल्यू जो है वो 1 आएगी, और ऐसा ऑप्शन नंबर कहां लिखा हुआ है 1 में लिखा हुआ है, सॉरी ये लिखा हुआ ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 1। क्लियर है, बात समझ में आई? तो ये तरीका था क्वेश्चन करने का, ऐसे करना था आपको इसको। ठीक, अब भाई ये सेक्शन हमारा शुरू हो चुका है, कौन सा, जिसमें इसका मतलब 10 क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो चुके हैं, अब जो 30 वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो वाले शुरू हो चुके हैं, तो ये अब हमारे जो 30 क्वेश्चन इकट्ठे आएंगे वो वाले करने अब हमने। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये पार्ट 4 है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, थोड़ा सा नीचे, यदि 27 की पावर x माइनस 2/3 इक्वल टू 81 हो तो 2 की पावर 3x प्लस 1 का मान क्या होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे 27 की पावर दे रखा है, 27 की पावर कितनी दे रखी है x माइनस 2/3, और ये 81 के बराबर दे रखा है। ठीक है, इतना ही लिखा मैंने। अब देखो बेटे, इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसका बेस सेम करना है,
कैसे सेम हो सकता है? तो मुझे बताओ 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। सिया, बेटे सिया, आप इससे दूर खेलो प्लीज, शोर मत करो थोड़ी देर, ठीक है? ठीक है, चुप रहना। तो यहां पे इसको हमने 3 की पावर 4 लिखा, इसको 3 की पावर 3 लिखा, फिर भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आता तो मैंने आपको तरीका बताया था, इस तरह से काट लो, ठीक है? इस तरह से तोड़ के देख लेना। तो जितनी बार आए उतना पावर में लिखना है, इसको तोड़ेंगे तो 3 4 बार आएगा, ठीक? अब इसके ऊपर तो ये भी लिखा होता तो इसको भी लिख दो भाई, क्या दिक्कत है? एज इट इज लिख दिया। अब देखो क्या बेस सेम हो गया? मैंने कहा था बेस सेम करना है, बेस सेम हो गया तो फिर पावर को इक्वल रख दो। क्यों भाई? पावर को इक्वल रख देंगे तो इसका मतलब इसको रखना है 4 के इक्वल, तो मल्टीप्लाई करके रख रहा हूं 3x माइनस में 3 इंटू 2/3, ये कट गया, इक्वल टू 4। 3x माइनस 2 इक्वल टू 4, 3x इक्वल टू ये 2 उधर जाएगा तो कितना बनेगा 6, और x की वैल्यू कितनी आ गई 2, भाई से काट देना 2 आ जाएगा x की वैल्यू 2 मिल गई, लेकिन मुझे x की वैल्यू थोड़ी बतानी थी, मुझे तो बतानी थी 2 की पावर 3x प्लस 1 की वैल्यू, ठीक है? तो x की वैल्यू अगर 2 यहां पे रखूंगा तो ये बनेगा 2 की पावर 3 टू 6 प्लस 1, तो 2 की पावर 7 विच इज 128, ठीक है? अब 2 की पावर 7 का मतलब क्या होता है? यानी कि 2 की 7 टाइम, 3 4 5 6 7, 7 टाइम मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, ये आएगा। जितनी पावर उतनी बार बेस मल्टीप्लाई करना, ठीक है? क्लियर है यहां तक बात? तो आंसर दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा होगा, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है, ठीक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। भाई कोई मैथमेटिक्स नहीं सिखाना इसके लिए, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा, फटाफट देखो कैसे होगा। कह रहा है एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 1/6 के बराबर है तथा इन संख्याओं का योग 140 है, तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा? If 30% of a number is equal to 1/6 of the second number and the sum of these numbers is 140, then the value of the larger number is। अब देखो पढ़ के कैसे लिखना है, एक संख्या, पहली संख्या x मान ली, दूसरी y मान ली, मुझे तो पता ही नहीं ना, आप a और b भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा है इसका 30%, भाई परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे ना, तो इसका 30% बराबर है किसके? दूसरी संख्या के 1/6 के बराबर, यानी कि इसका 1/6 इसके बराबर है। बस इसको सोल्व कर दो, 0 से 0 कट गया। क्लियर है यहां तक बात? अब क्या करना है, x y इधर से इधर उतार लो, मल्टीप्लाई वाली चीज कहां जाएगी? डिवाइड में आ जाएगी। 1/6 यहां था, ये वाली चीज कहां जाएगी? मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो 3/10 से डिवाइड करूंगा तो इसको पलट के लिख देना, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसको पलट के लिख देना, ठीक है भाई? 3/10 को लिखूंगा 10/3। क्लियर यहां तक? अब 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, ये कितना आ गया? 5/9। क्लियर है यहां तक बात? इसका मतलब ये हुआ कि एक संख्या है 5, दूसरी संख्या है 9। क्या ये बात समझ में? एक संख्या है 5, दूसरी संख्या है 9, लेकिन अगर संख्या 5 और 9 है तो इनका टोटल फिर 140 भी तो बनना चाहिए। मैंने बोला कि दोनों संख्याओं का योग 140, तो इनका टोटल तो 14 ही बना। इसका मतलब ये हुआ कि 14 जो है क्वेश्चन में 140 दे रखा है, फिर एक कितना दिया होगा? 14 से काट दो 10 पे, यानी कि एक 10 के बराबर है, तो ये संख्या कितनी होगी? 50 हो गई। ये संख्या कितनी हो गई? 90 हो गई। क्यों भाई? ये 5 और 9 नहीं थी, ये 50 और 90 थी, तभी तो टोटल 140 बनेगा। क्लियर? तो पूछ रहा था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो 90 आ गई ना, तो बड़ी संख्या है 90, और ऐसा कहीं आपको ऑप्शन में अगर दिखे तो ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ठीक है भाई? ऑप्शन 4 इसका जवाब बनेगा। क्लियर आया समझ में? क्लियर? और x क्यों नहीं लगाया मैंने? x का मतलब यहाँ पे 5x प्लस 9x इक्वल टू 140 क्यों नहीं लगाया? जब भी क्वेश्चन मल्टीप्लाई का आ जाए ना तब लगाना होता है, नहीं तो लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन बिना करे हो जाएगा, प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है। कैसे? उसने कहा यदि त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है? इफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन अपोजिट एंगल ऑफ लार्जर साइड इज। अब देखो दो असमान भुजा है, यानी कि मान लो एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है, दोनों ये छोटी है ये बड़ी है, ठीक है? तो मुझे बताओ दो साइड मैंने ले ली, तो तीसरी साइड भी तो मुझे लेनी पड़ेगी ना, तो तीसरी साइड क्या होगी? मान लो मैंने ये ले ली,
ठीक है, और उसने कहा तो बड़ी भुजा के सामने का कोण, तो भाई जो भी बड़ी भुजा होगी ना, ध्यान रखना ये बात हमेशा, जितनी साइड बड़ी होगी एंगल उतना बढ़ता चला जाएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, ये साइड छोटी है, अगर ये साइड छोटी है तो इसके सामने का एंगल भी देखो कितना है, छोटा नहीं है, इससे तो छोटा ही है। ये इससे इस वाली से बड़ी है तो इसका एंगल थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो मुझे बताओ ये छोटा दिख रहा है बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। तो ध्यान रखना, छोटी साइड के सामने जो एंगल बनता है वो छोटा बनता है, और जितनी बड़ी साइड होगी उसके सामने जो एंगल बनेगा उतना बड़ा बनेगा। ठीक है, तो कह रहा था बड़ी भुजा के सामने, तो अब बड़ी भुजा कोई भी हो सकती है भाई, ध्यान रखना, कोई भी हो सकती है, जो भी हो, हमें उससे क्या लेना देना। मैं पूछा बड़ी भुजा के सामने, यानी कि ये अगर बड़ी है तो इसके सामने ये बनेगा, तो ये सबसे बड़ा ही होगा। तो आंसर दिख ही रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 1 में लिखा है ग्रेटर, ठीक है, बड़ा, यानी कि ऑप्शन 1 आंसर होगा। ठीक है, स्मॉल तो होगा ही नहीं, इक्वल भी नहीं होगा, हाफ भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 आंसर था। क्लियर है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी का है, प्रायिकता। ये फैक्ट था, कंसेप्ट था हल्का सा। शब्द असेसमेंट के सभी अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम दी ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड असेसमेंट। ठीक है, तो असेसमेंट एक बार बोर्ड पे लिखा जाए, ASSESSMENT। ठीक है, अब देखो भाई पूरा डिटेल कंसेप्ट समझाऊंगा तो लंबा चला जाएगा क्वेश्चन, बस जो बात बता रहा हूं ना वो दिमाग में बैठा लेना। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी वर्ड आए, यहां तो असेसमेंट था, असेसमेंट की जगह कोई और वर्ड आ जाए तो करने का तरीका चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपने इसका आंसर क्या करना भाई, इससे कितने वर्ड बन सकते हैं भाई, ए यहां लिख दिया, फिर मान लो ए यहां लिख दूं, फिर मैं ए कहीं और लिख दूं, तो कितने बनेंगे, उसके लिए आप इन सबको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने, 10। तो आपने लिखना है 10 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिखा जा सकता है, 10 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। तो आपने लिखना है 10 फैक्टोरियल, जितने ये हैं उतने का फैक्टोरियल लिख दो। ठीक है, फिर अगली बात आपने क्या देखनी है, अगली बात देखनी है कि क्या कुछ रिपीट भी कर रहे हैं। आपने देखा यार एस तो यहां भी आ रहा है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो तुमने देखा एस 1 2 3 4 4 बार आ रहा है, तो इसको डिवाइड करना है 4 फैक्टोरियल से, जितने रिपीट कर रहे हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा ए दोबारा आ रहा है, नहीं आ रहा, एस तो आ गया, ई भी तो आ रहा है 2 बार, भाई ई भी तो देखो एक यहाँ है, यहाँ है, तो कितनी बार आया, 2 बार। ठीक है, अब एम अकेला है, एन अकेला है, टी अकेला, जो अकेले उनको नहीं छोड़ना, उनको छेड़ना ही नहीं है, छोड़ना मतलब छेड़ना नहीं है, वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, यहां से उल्टी गिनती, 5 4 3 2 1, ये फैक्टोरियल ऐसे खोलते हैं। एक बात और याद रखना, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये भी याद रखना, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। तो अब इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो 10 फैक्टोरियल लिखूंगा, 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल। अब मैंने 4 3 2 1 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नीचे भी 4 फैक्टोरियल रखा हुआ है, तो इससे मैं इसको काट लूंगा, इसलिए मैंने वहां तो खोला। और 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 into 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब काट दो, क्या 2 से काट दो, 2 से काट दो, 2 चुके 8। ठीक है, अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करते आंसर मिल जाएगा, कितना बच गया देख लो भाई, 6 पंजे 30, 30 सत्ते 210, 210 सत्ते 840, 840 निमे, 840 निमे, जीरो है ध्यान रखना, बाद में लगा देंगे, 9 चौके 36, 9 72 और 3 75, 756 यहां तक मल्टीप्लाई होगी, एक जीरो भी चल रही थी, एक जीरो ये रही, तो 75600, ऐसा दिख रहा है कहीं, एक बार देख लेते हैं भाई, दिख रहा है भाई, बिल्कुल 75600 ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, तो 75,600 यानी कि 75,000, सात नहीं 75,600 नंबर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखना। मान लो ये क्वेश्चन है पूछता कि मैथ से कितने वर्ड बनेंगे, MATH से कुल कितने वर्ड बनेंगे। ठीक है, तो आपने देखा 1 2 3 4 है, तो 4 फैक्टोरियल, इसको सोल्व कर देना, आंसर आ गया। क्यों, अब डिवाइड क्यों नहीं किया, यहां कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा, सारे एक एक बार आ रहे हैं, जो रिपीट कर रहे हैं उससे डिवाइड कर रहा है, तो रिपीट नहीं हो रहा था इसमें, तो आंसर कितना है, 24। क्लियर है, कंसेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना। चलो फिर आगे, तो फिर अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बच्चा पार्टी आ चुकी है भाई, अब शोर आ सकते हैं क्लास में, तो कोऑपरेट करना उसके लिए, ठीक है। कौन से आ गए बच्चे? हाँ जी, क्वेश्चन है, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 1:4 है और उनके व्यास क्रम से 4:5 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? रेशियो वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स इज 1:4 एंड देयर डायमीटर्स आर इन द रेशियो 4:5, देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज। देखो भाई, थोड़ा सा समझा दूं आपको। शंकु की शक्ल कुछ ऐसी होती है, ये हमारा कोन होता है, जिसमें ये होती है हाइट, ये होता है रेडियस, और ये होती है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट जिसको आप बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, ठीक है, और ये होती है परपेंडिकुलर हाइट। ये शंकु होता है। इसका अगर आपसे कोई वॉल्यूम पूछ ले तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे हम लिख देंगे। कह रहे दो शंकुओं के आयतन का रेशो, यानी कि उनके वॉल्यूम का रेशो वॉल्यूम पहले का, वॉल्यूम दूसरे का। इसका क्या होगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, इसका क्या होगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। ठीक है भाई, ये पहले वाले का 1 है, दूसरे वाले का 2। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो आपको दे दिया 1:4, यानी कि इसका वॉल्यूम 1 है तो इसका 4 है, कोई दिक्कत? 1/3 पाई आपस में कट जाएगा, तो कांस्टेंट वैल्यू कभी नहीं लिखते। मतलब आपको ये लिखना था वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 इक्वल टू r1 स्क्वायर h r2 स्क्वायर h। सिंपल सी बात भाई, अब ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कह रहा है उनके व्यास क्रम से 4:5 में। व्यास क्या होता है भाई? ये होता है रेडियस। अगर मैं इसको पूरा यहां तक मिला दूं तो ये बन जाएगा इसका डायमीटर, यानी कि व्यास। तो रेडियस का डबल कर दोगे तो वो डायमीटर आ जाएगा। तो इनके जो डायमीटर का रेशियो है, ध्यान से सुनना मेरी बात, डायमीटर का रेशियो कितना है 4:5, ये दे रखे। तो डायमीटर अगर मेरे पास है, यानी कि ये पूरा मेरे पास है, तो रेडियस क्या होगा? इसका हाफ। तो रेडियस का जो रेशियो होगा, ये मैं सिखाने के लिए कर रहा हूं, इसका हाफ, फिर इसका भी हाफ कर दो। तो जब इनका हाफ करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये भी सेम ही रहेगा। तो मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन में रेडियस का रेशियो देता फिर तो तुम सीधा रख देते, कोई भड़क नहीं थी। लेकिन अगर डायमीटर का रेशियो भी दे दे तो फिर भी सीधा ही रखना, कोई भड़क मत लेना। रेडियस की जगह डायमीटर रख दो। क्या बात समझ में आई तुम्हारे? क्लियर है? तो डायमीटर दे दिया तो एज इट इज रख दो, यही रेडियस का भी होगा, दिखाया मैंने करके अभी। तो फिर पूछ रहा था उनकी हाइट का रेशियो क्या होगा, यानी कि हाइट का रेशियो आपसे पूछना चाह रहा, ये मुझे बताना है। तो अब क्या होगी भाई, h1 h2 को तो यही रख दो क्योंकि ये तो बताना है, और ये एक्स्ट्रा सामान इधर भेज दो। तो इधर कैसे आएगा? क्रॉस में आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा। तो 5 का स्क्वायर इधर जाएगा तो 25, 4 का स्क्वायर इधर आएगा तो नीचे 16, लेकिन पहले 4 भी रखे तो 4 इंटू में 16, तो कितना बनेगा? ये बनेगा 25 अपॉन में 64, और ये आएगा हाइट का रेशियो, और ये आ गया आंसर। तो 25:64 ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ठीक है। 25:64 आसान था ना, कोई मुश्किल तो नहीं है, बिल्कुल इजी बात है, बशर्ते कि आप ध्यान से करें इसको। बस क्रॉस मल्टीप्लाई ध्यान से देख लेना, क्योंकि देखो लास्ट ऑप्शन तो लिखा है ना 4th वाला, इसमें उल्टा भी लिखा हुआ है। थोड़ी सी गलती हुई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 96 की तरफ बढ़ते हैं। यदि रूट में 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो अब देखो भाई, ये 7 दे दिया, इसका रूट लगा दिया, प्लस में क्यूब रूट दे दिया किसका? x का, ये क्यूब रूट है भाई, ठीक है। और इसकी वैल्यू दे दी किसके बराबर? 4 के बराबर। तो हमसे पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले तो ये स्क्वायर हटाने के लिए, ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए, वर्गमूल हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का वर्ग। जैसी वर्ग करोगे इससे ये कट जाएगा, बाहर वाला कटेगा अंदर वाला नहीं, ठीक है। तो ये बन गया क्या? 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना? 16। अब ये क्या बन गया? x का क्यूब रूट इक्वल टू ये 7 उधर जाके माइनस, ठीक है। तो 7 माइनस करूंगा तो 16 में से 7 गए, कितने बने? 9। ये आ गया 9। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/3। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको क्या लिखेंगे? x की पावर 1/3, और इसको लिखेंगे 3 की पावर 2। ध्यान देना मेरी बात, ठीक है।
तो अब यहां पे ये क्वेश्चन इस तरह का आ गया। अब तुम कहोगे कि सर जी ये कैसे करें हम, बोले ये तो समझ ही नहीं आ रहा। तो इसका तरीका बताऊंगा, सुनो। स्क्वायर रूट हटा तो 1/2 आया था, अभी पीछे बताया भी था मैंने क्लास में। यहां क्यूब रूट होगा तो ये 1/3 लिखा जाएगा, ठीक है। इसको लिख दिया मैंने 3 की पावर 2, क्लियर। लेकिन मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, ये बात ध्यान देने वाली है। मुझे वैल्यू बतानी है सिर्फ x की। तो मुझे बताओ x के सिर पे 1/3 रखा हुआ है, लेकिन मुझे तो वैल्यू x की बतानी है। तो इस 1/3 को कैसे हटा सकता हूं, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कट के 1 रह जाएगा, तो फिर इधर भी 3 से मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखना, हिसाब बराबर रखना है। तो ये बन गया हमारा x की पावर कट के ये बन गया, और यहां बन गया 3 की पावर 3 to the 6। तो 3 की पावर 6 जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। और 3 की पावर 6 का मतलब है 3 की 6 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिये 729, ठीक है। तो 729 आएगा, 243 तिये यही होगा ना, 729। ऑप्शन 2 में लिखा तो हुआ है फिर आंसर। बात आई समझ में, कैसे करना था पता लगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को ये स्टेप मुश्किल लगा हो तो वो बच्चा ये भी कर सकता है। क्या, यहां पे इसको हटाने के लिए दोनों साइड का क्यूब कर देना, दोनों साइड का क्यूब। जैसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा था ना, ऐसे क्यूब से क्यूब रूट हट जाएगा। तो ये बनेगा x और ये 9 का क्यूब बनेगा, और 9 का क्यूब का मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9। तो 9 में 81 में 729 होते हैं। तो आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। 97 नंबर। अब 97 नंबर क्या है, किसी भिन्न के अंश और हर में वृद्धि करने पर अंश 450% तथा हर 400% हो जाते हैं। तो अब नई भिन्न 15/16 हो तो मूल भिन्न है। If the numerator of a fraction is increased by 450% and denominator is increased by 400%, now the new fraction is 15/16, the original fraction is। अब भाई एक बात देखिए, पहले सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में हिंदी की स्टेटमेंट अलग है, इंग्लिश की स्टेटमेंट अलग है। मैं दोनों को समझा देता हूं, दोनों को मैं समझा देता हूं कि दोनों का मतलब क्या है। किसी भिन्न के अंश और हर में वृद्धि करने पर अंश 450% और हर 400% हो जाते हैं। यानी कि अंश जो है, जो भी है, वो अब 450% हो गया। परसेंट हटा तो नीचे 100 लग गया। और हर क्या है, ये आपका 400% हो गया। तो 400% क्या होता है, ये होता है, ठीक है। ये है हिंदी के हिसाब से, इसलिए हिंदी के नीचे लिखा हुआ है। इंग्लिश के हिसाब से, इफ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 450%, तो कोई चीज अगर 450% इंक्रीज हो जाएगी तो वो 550% हो जाएगी। बताऊंगा, समझाऊंगा, दिक्कत मत समझना कि ये क्या लिख दिया सर ने। और डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 400%, तो 400% इंक्रीज होने से वो हो जाएगी 500%, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है, इसमें और उसमें क्या फर्क है। देखो, इसमें कह रहा है कि ये मेरे पास 100 रुपए थे और ये बढ़ाने पर अब 450% हो गए। ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरे पास 100 रुपए थे और ये 100 रुपए बढ़ाने पर 450% हो गए। तो 100 का 450% ऐसे निकालोगे तो इसका मतलब ये 450 रुपए हो गए। तो 450 बाई 100 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इसका मतलब ये 450 आ गया। ये तो है ये वाली बात। इधर देखो क्या फर्क है, कह रहा है कि मेरे पास थे 100 रुपए, फिर वो कह रहा है कि अगर इस 100 रुपए को इंक्रीज कर दो 450% से, तो इंक्रीज करने का मतलब होता है बढ़ाना। तो 100 को बढ़ा दू किससे, 450% से। तो देखो ये बढ़ेगा तो 100 प्लस 450 क्या 550 नहीं हो जाएगा। तो ये 550 ऐसे लिखा गया। फर्क कितना है यहां सोल्व करके बताया एग्जांपल से, यहां मैंने परसेंटेज में लिखा है, ठीक है। तो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी चीज जितने परसेंट से बढ़ती है, 450% बढ़ गई, इसका मतलब 450% हो गया 450 बटे में 100। यानी कि 100 वाली चीज 450 बढ़ गई तो इसमें ऐड कर दो 100 को, तो 550 होगी। घट जाती तो 100 में माइनस कर लेना। क्लियर है, तो क्या दोनों बातों का मतलब समझ में आया। और कह रहा है ऐसा करने से, जो हिंदी में कह रहा है ऐसा करने से अब नई बिन होगी 15 बटे में 16। यानी कि इसको ऐसा चेंज करा तो अब ये इसमें चेंज हो गया। तो कह रहा है मूल बिन यानी कि x बाई वाई, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने x बाई वाई ले रखा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी।
ये पूछना चाह रहे हैं। तो अब देखो जब सोल्व करेंगे तो सेम लेवल पे आप कट सकते हो। कैसे? ये भी नीचे 100 लिखा, नीचे 100 तो कट देगा बेटे। 9 इस 0 से 0 कट देगी, 5 में 45, 5 अट्ठे 40। किसी को दिक्कत आए तो ऐसे पलट के काट लेना, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसको सुना करो। ये 100 नीचे, ये 100 नीचे, तो नीचे से नीचे कट सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या बन गया? x बाई वाई, इसके यहां बना 9, इसके यहां बना 8 इक्वल टू 15/60। यहां तक भी कोई दिक्कत? अच्छा, अब जैसे ऐसे तो कट नहीं रहे, अब ये भी नहीं कट रहा, लेकिन बराबर अगर इक्वल बीच में है तो ऐसे भी काट सकते हैं, यानी कि 8 से मैं 2 पे भी काट सकता हूं, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ऐसे भी काट सकता हूं। जब सब कुछ कट दे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और कुछ नहीं करना। तो एक्स वाई वाई, ये 3 इधर जाएगा, 5 तो एज इट इज है, 3 2 जा 6, तो आंसर बनेगा 5/6। ये हिंदी के हिसाब से आंसर है। इंग्लिश के हिसाब से भी देख लेते हैं। इंग्लिश के हिसाब से आंसर क्या बनेगा? ये भी किसके बराबर है? 15/16 के बराबर। ये 100 से 100 कटा, इससे ये कटा, 5 से 10 पे कटा, 5 से 11 पे कटा। एक्स बाई वाई, ऊपर बचा है 11, नीचे बना है 10 इक्वल टू 15/16। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बाई वाई कितना आएगा? 5 गुना 15 75, 11 गुना 8 88। तो दो आंसर इस क्वेश्चन के लिए अलग अलग आ रहे हैं। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। अब देखो भाई, ऑप्शन फर्स्ट 5/6, ये किसके हिसाब से? हिंदी वाले। तो जो हिंदी वाले इस तरह से पढ़ के कर रहे हैं उनका तो आंसर आ गया, इंग्लिश वालों को आया नहीं। तो फिर इसके आंसर की में क्या लगा रखा है? 4। इसका मतलब ये नंबर सबको दे दो, ये सबको दे दो, हिंदी वालों इंग्लिश वालों सबको दे दो। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई आ जाता है क्वेश्चन तो फिर मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए। आपने ये नहीं देखना क्वेश्चन गलत आ गया, आपने ये देखना है कि दो तरह के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था। बेटे देख लो, चुप हो जाओ, थोड़ी देर शांत हो जाओ, 2-4 मिनट। पीहू शरारत नहीं कर बेटे। भाई 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं फिर बंद करते हैं। ये मानते नहीं बच्चे, कितना ही बना लो इनको। और इतना मेरे पास है नहीं कि भाई अलग से स्टूडियो बना दूं, घर में ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आगे थोड़ी ये कम आए आवाजें, जिस टाइम पे सो रहे हैं उस टाइम पे क्लास बनाई जाए। ठीक है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के क्रम से 7:8:12 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 560 रुपए है तो थैले में 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? A bag contains coins of ₹1, 50 पैसे and 25 पैसे in the ratio 7:8:12 respectively. If the total amount in the bag is ₹560, then the number of 25 पैसे coin in the bag is। ठीक है, 25 पैसे के कॉइन पूछ रहा है। तो आपने करना कैसे इस क्वेश्चन को? इसका बेसिक फंडा समझा रहा हूं आपको। आप देखो, उसमें 1 रुपए का कॉइन है, फिर 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। जो जो उसके अंदर है वो आपने लिख दिया। ठीक है, ये इनका रेशियो दे रखा है कितना? 7:8:12, ये इनका रेशियो दे रखा है। ठीक है भाई, यानी कि ये 7 है, ये 8 है, ये 12 है। सिक्के, इसके जो सिक्के हैं ये इस रेशियो में दे रखे हैं। तो कह रहा है कि यहां अगर थैले में कुल 560 है तो इससे आपने 560 बनाना है। तो कह रहा था 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो जो ऑप्शन 12 से कटेगी ना वही आंसर होगी। 12 से कोई ऑप्शन कट रही है? सारी ऑप्शन कट रही है। कमाल की बात है कि सारी ऑप्शन 12 से कट रही हैं, तो इसलिए मुझे सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो मैं सोल्व करके दिखाता हूं। क्लियर? अब देखो, अब मैं तो प्रैक्टिकल बात बोलूंगा ना, जिसने वो समझ ली उसका एक क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बिना एक्स के करेंगे। कैसे? आप बस ये क्या है? सिक्कों की संख्या है, यानी कि ये क्वाइन है, ये क्वाइन है। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर 1 रुपए के 7 कॉइन अगर आपके पास हो तो कितने रुपए आपके पास हुए? तो तुम कहोगे मेरे पास 7 रुपए हुए। क्या बात समझ में आई? देखो, ये 560 क्या है? रुपीज है। तो ये रुपीज बनाने इस डाटा से कैसे बनाओगे? मैं जो बात बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपके पास 7 क्वाइन है, 7 सिक्के और सारे 1-1 रुपए के हैं। तो कितने रुपए हुए आपके पास? तो तुमने कहा 7 रुपए हो गए। मैंने कहा तुम्हारे पास 8 क्वाइन है, 8 सिक्के और सारे 50 पैसे हैं, 98 है। तो इसका मतलब तुम्हारे पास कितने रुपए हुए? 4 रुपए। कैसे? अरे भाई, 2 क्वाइन से मिलके 1 रुपया बनता है ना, 2 अठन्नियों से मिलके 1 रुपया बनेगा, तो 8 से 4 रुपए तो बनेंगे। आगे चलो, मैंने कहा तुम्हारे पास चवन्नियां हैं, 25 पैसे, 1 रुपए में 4 चवन्नी होती हैं, तो 12 चवन्नियां, 12 25 पैसे अगर तुम्हारे पास हैं तो 4 से मिलके 1 रुपया बना,
तो फिर 12 से कितने बने? 3 रुपए। क्लियर है, ये बात समझ में आई? ठीक है, तो 3 रुपए, ये 4, ये 7, ये तो 7 4 11 और 3 14। 14 की वैल्यू 560 है। 14 की वैल्यू कितनी है? 560। भाई ये टोटल मिलके ही तो 560 बन रहा है, तो एक की वैल्यू निकाल लो, तो 560 बटे में 14 कितना बना? 40। एक की वैल्यू 40 आ गई, तो उसने पूछा था उसने पूछा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये है ना सिक्कों की संख्या, तो 12 की वैल्यू क्या होगी? 12 गुना 40। भाई एक 40 बना रहे तो 12 कितना बनाएगा? 480। 480 कॉइन जो है वो हमारे 25 पैसे के हैं, 480। क्लियर है? बस ये आपने ध्यान रखना है। यहां पे इस क्वेश्चन में क्या क्या देते हैं, जैसे यहां 560 रुपीज दिए ना, ऐसे 560 क्वाइन भी दे सकता था। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से पूछता, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। और फिर भी कहीं दिक्कत रहती है तो आप ये जो मेरे चैनल पे क्लास देख रहे हैं, राकेश सर मैथ्स क्लासेस पे, इसमें जब आप चैनल को ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में एस्टेट मैथ रामबाण क्लास 2022 बना रखी है, इसमें सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। आप उसको देखें, सिस्टमेटिक तरीके से देखें, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो 480 ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है। ठीक है, ऑप्शन 3 आंसर बनेगा। क्लियर? एक मिनट, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 99 नंबर। अब 99 नंबर जो है भाई, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, आप तब तक पढ़ो, मैं बताता हूं फिर इसका आंसर क्या बनेगा। निरीक्षणों के प्रकारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टाइप ऑफ टेस्ट? तो फर्स्ट ऑप्शन, निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न संपूर्ण पाठ्यचर्या पर आधारित होते हैं। ऐसे टाइप टेस्ट आर बेस्ड ऑन होल करिकुलम। सेकंड कह रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न अनिश्चित और असीमित होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आर इंडेफिनेट एंड अनलिमिटेड। थर्ड, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आर मोर रिलायबल एंड वैलिड। तो यही आंसर है इसका, कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा वैलिड होते हैं और रिलायबल होते हैं। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन, निम्नात्मक प्रकार के प्रश्नों द्वारा विचार अभिव्यक्त का आकलन नहीं होता, यानी कि ऐसे टाइप टेस्ट आर कैन नॉट एक्सेस द थॉट एक्सप्रेशन। तो कितना सडनली आप थिंकिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके टेस्ट होते हैं वो ऑब्जेक्टिव इसीलिए होते हैं, सब्जेक्टिव क्यों नहीं होते, ये रीजन है उसका। ठीक है, तो आंसर जो बनेगा वो हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आंसर बनेगा। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, एक थैले में 4 नीली, 3 काली तथा 5 पीली गेंदें हैं। थैले में से यादृच्छिक रूप से कोई भी 2 गेंदें निकाली जाती हैं। दोनों गेंदें एक ही रंग की होने की प्रायिकता क्या होगी? A bag contains 4 blue, 3 black and 5 yellow balls. A ball at random 2 balls are drawn from the bag. The probability that both drawn balls are of same color. ठीक है, अब देखो यहां ये जो क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो कॉम्बिनेशन, एक चैप्टर होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्रमचय एवं संचय, तो वो कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो यहां पे लगेगा। तो पहले एक बार थोड़ा सा समझ लो उसको क्या होता है। फॉर्मूले जो होते हैं वो मैं एक बार बता देता हूं। व्हाट इज द फॉर्मूला? दिस इज NCR, दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है NCR। अभी सारा कुछ समझ में आ जाएगा, फिलहाल जो मैं बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, यहां n फैक्टोरियल अपॉन, जब नीचे लिखेंगे तो r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। मतलब फॉर एग्जांपल देखिएगा, मान लो ये लिखा 5C3, ये लिख दिया, मान लो मैं लिख दिया 5C3। तो 5C3 का मतलब क्या होगा? ऊपर आएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 3 का फैक्टोरियल, इनटू में 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। पूरा डिटेल में समझा रहा हूं, यहां पे लिखिए। ये बन गया 5 फैक्टोरियल, नीचे बन गया 3 फैक्टोरियल और 5 में से 3 गए 2 का फैक्टोरियल। क्लियर है ये बात, समझ में? ये फॉर्मूला था कॉम्बिनेशन का जो इसमें लगेगा, और इसको मैंने पूरा यहां पे लिख के दिखाया आपको। तो अब देखो यहां जब इसको सोल्व करूंगा, समझना ये बात जो मैं समझा रहा हूं, तो ये 5 फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे, लेकिन मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं। और नीचे में देखा मैंने 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है ताकि ये इससे कट जाए। पीछे भी बताया था ना मैंने ऐसा, कि मैक्सिमम फैक्टोरियल वो जो इससे कट जाए उसको आपने
वहां तक खोल देना है, और जो छोटे वाला है उसको पूरा खोल देना है। तो 3 फैक्टोरियल तो यहां से कट गया, लेकिन 2 फैक्टोरियल खोल दिया, तो 2 से ये 2 पे कटा, तो आंसर कितना बना 10। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब इसी को मैं फिर से 2 बार और दिखाऊंगा करके। एक बार तो मैं लिखूंगा 7C1 और एक बार मैं लिखूंगा 8C7। ये 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, मैं चाहूंगा एक बार वीडियो को पॉज करें और आप दोनों सोल्व करके देखें कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं, ठीक है। अब इसी बात को मैं भी लिख के दिखा देता हूं फटाफट। सबसे पहले लिखना 7 फैक्टोरियल। अब ये फॉर्मूला याद मत करो, मत करो, ये याद रखो। सबसे पहले लिखना 7 फैक्टोरियल, फिर नीचे क्या आएगा, 7 में से 1 गया 6 का फैक्टोरियल, और इंटू में इस 1 का फैक्टोरियल। फिर से याद करवाते हैं, इसको लिखो 8 का फैक्टोरियल, सबसे पहले इसका फैक्टोरियल, फिर 8 में से 7 गया 1 का फैक्टोरियल, इंटू में नीचे वाले का फैक्टोरियल। याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब याद हो गया तो तुम मुझे बताओ इसको कैसे सोल्व करूंगा। 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल नीचे बैठे हैं, कट गया, और 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो आंसर कितना आया 7। इसको क्या लिखूंगा, 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 फैक्टोरियल बैठा है, कट हो गया, और 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो आंसर कितना आया। तो मैंने आपको मेथड भी सिखा दिया और 2 खास बातें भी सिखाई। क्या कि अगर क्वेश्चन में यहां कोई नंबर और यहां 1 लिखा हो तो जो ऊपर नंबर लिखा वही आंसर आएगा। दूसरी बात, अगर यहां 8 लिखा और इसके जस्ट पहले वाला नंबर यहां लिखे, मान लो यहां पे लिखा होता 12 C11, तो ये 12 और 11 इकट्ठे आ गए ना, तो आंसर क्या आएगा 12 आएगा। करना ही नहीं है, यहां 1 लिखा हो तो जो ऊपर आए वही आंसर आएगा, करना नहीं है। और करना है, ये पूरा फॉर्मूला था, मैंने खोल के दिखा दिया, ये समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा, नहीं तो होगा नहीं, ठीक है। अब ये तो हो गया कंसेप्ट। अब सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है, तो उसके लिए एक सिंपल सी बात, जो काम हमें करना है उसकी क्या पॉसिबिलिटी है अपॉन में टोटल पॉसिबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, इंग्लिश में लिख दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है। प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। या एक काम करता हूं, सिंपल सी सब लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी होती है होने की संभावना बटे में कुल संभावना। मैं थोड़ा सा एग्जांपल से भी समझा देता हूं। आप मुझे बताइए किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता लिखा है मैंने, ये फॉर्मूला लिखा है, एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो मुझे बताओ कुल संभावना क्या होंगी। संभावना का मतलब या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 2। ये समझ में है, जब एक कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई 2। जिसमें से आपको पूछूं हेड कितनी सिचुएशन में आया, तो तुम कहोगे 2 में से तो सिर्फ एक ही सिचुएशन ऐसी है जिसमें हेड आया, तो होने की संभावना, हेड होने की संभावना कितनी है 1, तो आंसर बनेगा 1/2। क्लियर है। ये क्वेश्चन में ऐसे पूछता कि मैंने एक डाइस फेंका, जैसे मैंने डाइस को फेंका, डाइस मतलब पासा, लूडो का पासा होता है ना, तो डाइस को जब फेंकूंगा तो क्या क्या आ सकता है, तुम कहोगे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। भाई 1 to 6 नंबर होते हैं, तो 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो डाइस फेंकने पे 6 में से कोई भी आ सकता है। लेकिन 5 आने की कितने चांसेस हैं, तो तुम कहोगे कि 6 में से 5 तो एक ही सिचुएशन में आया था ना, तो 5 होने के एक ही चांस है आउट ऑफ 6 चांसेस। तो ऐसे निकालते हैं आप प्रोबेबिलिटी। आया समझ। अब इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें क्या निकालेंगे मुझे बताओ। 4 गेंद नीली है और बिना देखे ऐसे थैले में हाथ डाल दी और गेंद निकाल दी, तो मुझे बताओ इनमें से 2 गेंद निकालनी है आपने, एक बार हाथ डाला एक गेंद निकाली, फिर से एक हाथ डाल के दूसरी गेंद निकाली, तो 2 गेंद निकालनी है। तो मुझे बताओ इस 4 में से कोई 2, ये सिलेक्ट करने का तरीका है, ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन का मतलब टोटल में से 2 सिलेक्ट करने का तरीका है, ये 4C2, इसलिए कॉम्बिनेशन लगा यहां पे। भाई 4 जो गेंद है ब्लू कलर की, उनमें से कोई 2 तो आएंगी ना, तो 4C2, 4 में से 2 को सिलेक्ट कर लिया। 3 काली गेंद है, भाई 3 में से भी तो कोई 2 आ सकती हैं, और 5 पीली है तो 5 में से भी कोई 2। भाई या तो 3 नीली में से 2 आएंगी, सॉरी 4 नीली में से 2 आएंगी, या 3 काली में से कोई 2 आ जाएंगी, या 5 में से 2। तो होने की संभावना ये भी ठीक है भाई, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। भाई 2 इसमें से दोनों येलो आ गई तो भी ठीक है, दोनों ब्लैक आ गई तो भी ठीक, दोनों येलो आ गई तो भी ठीक, तो सारी सिचुएशन ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे लगेगा प्लस।
ये ध्यान रखना, दो तरह के साइन लगते हैं, एक प्लस का लगता है और एक मल्टीप्लाई का लगता है। सारा समझा रखा है, मैंने बताया था ना, प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करना, वहां पे समझा रखी है सारी बातें मैंने प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो अब ये होगी होने की संभावना, बटे में अब लिखने कुल संभावना। तो तुम मुझे बताओ, 4 गेंद नीली, 3 काली और 5 पीली, तो 4 3 7 और 5 12 गेंद होगी ना, टोटल कितनी होगी 12, और 12 में से ही कोई 2 सिलेक्ट होंगी, तो ये होगी टोटल पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये आगे समझ में, तो बस सोल्व करना है क्या, 4C2, आंसर क्या लिखोगे 4 फैक्टोरियल अपोन में 4 में से 2 गए 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, बताया था ना, सिखाया था ना, 4 में से 2 गए ये और फिर इसका फैक्टोरियल प्लस में 3C2, मैंने कहा था ना लगातार नंबर आए तो आंसर 3 ही आएगा, सीधा लिखना आंसर। 5C2 कैसे लिखूंगा, ऊपर आएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 5 में से 2 गए 3 फैक्टोरियल इंटू में नीचे वाले का फैक्टोरियल अपोन में अपोन में इसको सोल्व करो, 12C2 तो क्या आएगा 12 फैक्टोरियल अपोन में 12 में से 2 गए 10 फैक्टोरियल इंटू में 2 का फैक्टोरियल। बस अब जिस बच्चे ने ये सोल्व कर लिया उसका आंसर आ जाएगा। तो मैं सोल्व कर रहा हूं, ये आएगा 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल आएगा, नीचे से एक 2 फैक्टोरियल कट गया तो नीचे आएगा 2। मैं समझा दिया भाई, अब मैं ज्यादा नहीं समझा रहा इसको, सीधा सीधा लिख रहा हूं। 5 फैक्टोरियल को खोलूंगा, 5 इंटू में 4, आगे 3 फैक्टोरियल आएगा, इससे कट जाएगा, नीचे बचेगा 2 बटे में। 12 फैक्टोरियल खोलूंगा तो आएगा 12 इंटू में 11 इंटू में 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा 2। बस इसको सोल्व कर दो, आंसर आ गया। क्लियर। अब देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, प्लस में 3 प्लस में 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 बटे में 2 छिके 12, 11 छिके 66, तो 10 3 13 और 6 19 बटे में 66, 90 अपोन में 66। ठीक है, तो दिख रहा है कहीं, एक बार देख लेते हैं भाई, 19 अपोन में 66 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, यही जवाब है इसका। क्लियर, आया होगा समझ में भाई। देखो कोशिश तो ये की जाती है, जब क्वेश्चन बीच में से समझाए जाते हैं ना, तो कोशिश की है मैंने कि आप समझ जाए, लेकिन फिर भी देखो चीजें पूरा डिटेल में देखनी है, तो फिर मैंने बोला कि प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करें, वहां आपको समझ में आएंगी चीजें, पता लगेंगी। ठीक है, तो 100 तक के क्वेश्चन ये हमने कर लिए हैं, और इसका मतलब हम कर चुके हैं 10 और 10 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इस फर्स्ट पार्ट में हमने कर लिए, बाकी के 20 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में करेंगे। उसके लिए क्लास का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिलेगा, ठीक है, तो वहां से आपने देखना है। क्लियर, तो इनको कर लेना अच्छे से। अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं फिर जल्दी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।